कहाँ थे हम लोग, बताइए। वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन, ठीक है। आज कुछ भी बताने से पहले थोड़ा एक ट्रेंड और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी पीसीएस में किस तरीके के प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर से संबंधित। ध्यान से सुनिए, कुछ आपको बताना भी है इसमें और कुछ चीजों पर समझ बनानी है। तो 2023 का जो यूपी पीसीएस के कुछ सवाल हैं उस पर चर्चा हो रही है। ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन के आधार पर आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर में क्या क्या आपको पढ़ना है। सवाल है फरवरी 2023 तक, 23 का पेपर है, फरवरी 2023 का सवाल है और सवाल में फरवरी मतलब फरवरी शब्द का इस्तेमाल है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? ऑप्शन है 57, 82, 123, 149। अब आप इसको ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सुना है? जब भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में सवाल आता है तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी तरीके से अभी जवाब नहीं देना है, पहले समझो, खाली ट्रेंड्स पर बात कर रहे हैं हम लोग, बाद में पूछेंगे आपसे। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन सुना है? स्मार्ट सिटी मिशन में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जो है सिटीज हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। या और भी इसी तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर मान लो भारत सरकार ने एम्स बनाने का या कुछ भी निर्णय लिया, तो अगर उस राज्य मतलब जो जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर एम्स बनेगा, है ना? तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, अमृत भारत स्टेशन योजना, तो रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए ये योजना है, इसलिए आपसे ये पूछा गया। इस तरीके के सवालों पर हमें निगाह बनाए रखनी होगी। दूसरा है दिसंबर 2022, इससे क्या पता चल रहा है? 23 का पेपर है और दिसंबर 2022 शब्द यूज किया गया है। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? आप लोगों ने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस क्लास में देखा था और उसमें मैंने जगह लिखवाया था कहाँ कहाँ हुआ था। ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। स्टेट का पूछा है, स्टेट का जो लोकेशन जिस पर हुआ, जैसे कभी कभी उसमें लिखा रहता है काकीनाडा में हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ, वो चीज हटा करके स्टेट पूछा गया है। इस पर आपकी तीक्ष्ण निगाह होनी चाहिए। अगला सवाल है दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अनुसार टीयर 1, आपको सूचकांक में क्या पूछा है? आपको रैंक नहीं पूछ रहा है, पहले यहां ध्यान दीजिए। इसने क्या पूछा है? इसने ये नहीं पूछा कि पहला रैंक किसका है, लास्ट रैंक किसका है, इंडिकेटर क्या है, कैसे मेजर ये सूचकांक को करते हैं, वो सब हटा करके क्या पूछा जा रहा है? देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि टीयर 1 में निम्नलिखित में से कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर हैं? शीर्ष 3 स्थान। सवाल का नेचर है 3 स्थान। ए पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा दिया गया, फिर बी मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, सी केरल, नागालैंड और मेघालय, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपको बताता है कि जो भी आप सूचकांक पढ़ेंगे उन सूचकांकों में 3 तक जो है कम से कम आपको पढ़ना है, और उन तीनों के बारे में जानकारी जब दी जाएगी ऑप्शन में तभी आपका ये सही होगा। अगला जो सवाल है वो है निसार उपग्रह से संबंधित। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? इसरो और नासा, ईएसए और इसरो, ईएसए और नासा, और रॉसकॉस्मोस और सीएनएसए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बड़ा जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अगर ज्वाइंट मिशन है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। मैंने आपको बताया वीनस मिशन में भारत किन किन के साथ लग करके कर रहा है, आदित्य मिशन में किन के साथ है, और भारत के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं इस फील्ड में उसमें भारत किन किन के साथ। अब इससे आपको एक पता चला
एक बात और, खाली नासा नहीं जानना है। मैंने आपको एक दिन बताया था CNES के बारे में, स्पेस वाला, यानी फ्रांस का हो गया या फिर रूस का हो गया, रूस का है रोसकॉस्मोस। ऐसे जो भी एजेंसीज हैं, हमें ये देखना होगा क्या इनके साथ हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर करंट अफेयर में ये चीज चल रही है तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका एक जो है इंसाइट होना चाहिए। इसके बाद सवाल पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 20, 30, 40, 50। यानी कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र। कौशल भारत स्किल्ड इंडिया एक बहुत बड़ा मिशन है, और स्किल्ड इंडिया के लिए अगर इंटरनेशनल सेंटर्स राज्यों में बनाने के लिए कुछ पॉलिसी ले आई गई तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि कितने ऐसे कौशल केंद्र बनाए जाएंगे, है ना। कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि इतना बनाया जाएगा, उसका डेटा हमें नहीं रखना है। लेकिन अगर कौशल विकास के मामले में, और वो भी इंटरनेशनल सेंटर, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बनता है और इसमें सवाल पूछा गया। ऐसे और कौन कौन से केंद्र हैं जो बन रहे हैं, उन सब के बारे में अभी आपसे चर्चा की जाएगी। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन हैं? अनीता देसाई, अनुराधा रॉय, शोभा डे या सुधा मूर्ति? सुधा मूर्ति बहुत न्यूज में रहती हैं, उनकी किताबें भी न्यूज में आती हैं। अभी और भी कई किताबें न्यूज में आई हैं, शशि थरूर या अलग अलग जो हैं, जो लोग हैं, या सलमान रश्दी हो गए, जिन अरुंधति रॉय हो गई, उन सबके जो जो किताबों का नाम है जो न्यूज में है, रस्किन बॉन्ड हो गए, उन क्या नाम है उसका, देहरादून में जो है बच्चों पे जो लिखते हैं, वही है ना, ठीक है। तो वो चीज आपसे पूछी जा सकती है। अभी अमिताभ घोष का भी एक नॉवेल न्यूज में है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, या आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ज्ञानपीठ हो गया, इन सब पे सवाल कैसे बनेंगे वो हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। यानी कि अगर भारत के किसी भी राज्य में कोई बड़ा भंडार मिला है तो वो सवाल आपसे बन सकता है। भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अगला जो उसने ऑप्शन दिया है, एक तो बोल दिया कि रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले जम्मू कश्मीर में, फिर वो आपसे क्या चेक कर रहा है कि भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इसमें पूछा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अगला जो सवाल आपसे पूछा गया है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? फिर से सुनिए, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का इनॉग्रेशन किस स्थान पर किया गया? चकेरी उत्तर प्रदेश, तुमकुर कर्नाटक, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर भारत के विकास के लिए किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया, मान लो अगर भारत में इस समय नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, 6 नए पोर्ट्स बन रहे हैं, तो आपसे वो पोर्ट्स का नाम भी पूछ सकता है कि ये वाला पोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ऐसी चीजों पर भी काम आपको करना होगा। अगला सवाल है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन हैं? एस राजमौली, एम कीरावनी, देवी श्री प्रसाद और AR रहमान। अब चूंकि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला इस गीत को, इसलिए इसके रचनाकार पूछ दिए गए, यानी अवेयरनेस का ये सवाल है कि आप ये जानते रहेंगे कि कौन जो है, किसने लिरिसिस्ट है या किसने म्यूजिक दिया है वगैरह। एक और सवाल है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? अगर भारत के किसी राज्य में कोई बड़ा, मतलब भारत के नेशनल लेवल पे जिसको हम कहते हैं, जैसे मान लो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना दिया या मखाना बोर्ड बना दिया गया,
तो ये सब जो चीजें अगर कहीं स्टैब्लिश जब करी जाती हैं तो वो भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी पढ़ना होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? G20 का भारत चेयरमैन था और G20 का आयोजन जब भारत में हुआ तो हमने कुछ लोगो वगैरह बनाया, प्रतीक चिन्ह बनाया, तो सोचो वहां से ये सवाल पूछा गया है। और आप G20 के बारे में सब कुछ कि G20 कब बना, G20 का मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य हैं, या एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये सब मान लो पढ़ के जा रहे हैं और सवाल ये पूछा गया। इसका मतलब है कि कुछ बेसिक और कुछ ऐसी बुनियादी बातें जो कनेक्टेड हैं विषय से, उनको भी आपको देखना है। इसमें ऑप्शन में है कि इसके प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, और दूसरा, इसके प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बताना है कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। जवाब नहीं बताना है, बस खाली नेचर समझना है क्वेश्चन का, ठीक है। ये काम अभी हम लोग मेंस में भी करेंगे, अभी पहले इसको ऐसे समझते रहिए। एक और सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की, आज मैंने आईआर वाली क्लास में आपको स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की भी बात की थी। यहाँ पे सवाल दिया है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज। इसका मतलब यह है कि अगर सबमरीन तो बहुत सी हैं, लेकिन अगर बहुत कोई मॉडर्न और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियन श्रेणी की अगर सबमरीन है और वो इंडियन नेवी में अगर इंडक्ट करी जा रही है तो वो सवाल बनता है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए, अभी आपने देखा था जनरेशनल गैप वाला मालदीव में, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड ... तक धूम्रपान मुक्त होना है। ऑप्शन 2024, 2025, 2029, 2030। अगर किसी देश ने टारगेट सेट किया है कि इस साल तक हम ये एलिमिनेट कर देंगे ये डिजीज या फिर ऐसा कुछ, तो आपसे ईयर पूछा भी गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? नेपाल एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन, तारा एयरलाइन या यति एयरलाइन। इसका मतलब है कि कोई भी बड़ा विमान दुर्घटना जो हो रही है, हाल के समय में बहुत हुई भी हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा निगाह आपको रखना पड़ेगा कि कहां पर कोई बड़ा हुआ। मतलब हल्का फुल्का मान लो हुआ कोई ऐसी घटना, कोई हेलीकॉप्टर, कोई चॉपर इधर उधर जा रहा है और मान लो खराब मौसम के चलते गिर गया, उसमें अब देखो एक भी मौत हो तो मौत ही है, लेकिन ये है कि बड़ा इवेंट जब तक हमारे देश में नहीं बनता तब तक उसको सेंसिटिव या खबर लायक नहीं माना जाता। तो मान लो ज्यादा लोग मारे गए हैं ऐसे एयर क्रैश में, तो वो ज्यादा पूछा जाता है आपसे। अगला सवाल है, पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनके संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है, वह जर्मनी के मूल निवासी थे। यानी पोप बेनेडिक्ट 16वें के बारे में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वो कहां के मूल निवासी थे। दूसरा, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। और न्यूज में क्यों आए, इन सब चीजों को लेकर के इसने पूछा कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। 1, केवल 2, 1, 2, दोनों, या न तो 1 न ही 2। ऐसे कई लोग हैं जिनके हाल के समय में मौत हुई है और वो बहुत ही बड़ी ग्लोबल पर्सनालिटी के रूप में थे। अभी कल माधव गाडगिल नाम सुना होगा आपने, भारत के बहुत नामचीन पर्यावरणविद, उनका निधन हो गया। ये मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है आपका, पश्चिमी घाट, उसमें इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए जो कमिटीज बनाई गई थी, तो उसमें 2 कमिटी थी, कस्तूरी रंगन कमेटी और माधव गाडगिल समिति, जिनका निधन हुआ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि माधव गाडगिल के बारे में कोई भी चीज, जैसे MS स्वामीनाथन थे, जब उनकी मौत हुई तो MS स्वामीनाथन से रिलेटेड सवाल, इसी तरीके से वर्गीज कुरियन का निधन, या और भी अपने क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब के बारे में। मान लो रतन टाटा का निधन हुआ, रतन टाटा ने कोई बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी हो, कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया हो, उन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है।
ग्लोबल लेवल पे जो बड़े आर्टिस्ट्स हैं, कोई बड़ा साइंटिस्ट है जिसने कुछ आविष्कार किया था, मान लो बहुत पुराने पुराने लोग भी रहते हैं ना, 1935 में, 1925 में, 24 में कोई जन्मा व्यक्ति था, 100 साल का हो गया और उसके बाद उसका निधन हुआ, और वो किसी बड़े ग्लोबल इन्वेंशन में उसका रोल था। जैसे हिग्स बोसान, नाम सुना है आपने, जिसको आप घोस्ट पार्टिकल कहते हैं। तो हिग्स बोसान जो है, जो व्यक्ति थे, उनका पिछले साल या पिछले के पिछले साल उनका निधन हुआ, तो वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे, तो हिग्स बोसान पूछ सकता है आपसे। इसी तरीके से अगला सवाल है एससीओ फिल्म महोत्सव 2023। अब मान लो आप एससीओ पढ़ेंगे और एससीओ के बारे में जानकारी ले लेंगे सब कुछ, लेकिन सवाल क्या आया, एससीओ फिल्म महोत्सव, यानी एससीओ के बारे में आपको ये निगाह रखनी पड़ेगी कि ये कोई ऐसा इनिशिएटिव तो इसने हाल के समय में नहीं लिया है, भारत में कोई इसकी बैठक तो नहीं हुई है। जैसे एससीओ में जितने सदस्य देश हैं, इन सबके ऑडिटर जनरल्स, इनके सब, जैसे कैग सुना है ना, कैग महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, इन सब एससीओ वाले जो देश हैं, इन सब की एक मीटिंग लखनऊ में की जा चुकी है। अभी नहीं की गई है, पहले की गई थी। तो मान लो अगर ऐसा आपको सुनने में आ जाए कि 9वां जो है ज्यूरिस्ट एक समिट, मतलब न्यायाधीशों की समिट एससीओ के लेवल पर इंडिया में आयोजित किया गया, तो वो यूपीपीसीएस आपसे पूछ देगा। ठीक है, आगे बढ़े और ध्यान से सुनिए। इसमें ऑप्शन था संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। अब मान लो इसमें एससीओ देशों की नहीं और भी फिल्में दिखाई जाती हों, तो ये केवल आपसे चेक कर रहा है इस फिल्म महोत्सव में कहां कहां की मूवी दिखाई जा रही है। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? जेसिंडा अर्डर्न, क्रिस हिपकिंस, सिंडी किरो और कॉर्मेल सेपुलोनी। तो ये एक सवाल है जिसमें कोई भी अगर नया पहली बार जो है चुना जा रहा है, मान लो किसी किसी देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी है, किसी देश में पहली बार महिला जो है न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट की जो जज बनी वो महिला थी, है ना। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब एक दो सवाल और देख करके इसको फिनिश करते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको किया। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, ग्रेटर नोएडा। इससे पता चलता है कि जो भी ऐसे समिट्स वगैरह होते हैं, उन सब समिट्स में जो आयोजन स्थल होता है, अब जैसे उत्तराखंड में भी कई स्थल रखे गए थे, ऋषिकेश भी रखा गया था, नैनीताल भी रखा गया था, देहरादून, इस तरीके से, तो उसमें पूछ देगा कि भाई कौन सा स्थल इसमें नहीं रखा गया। अब इतना बड़ा इवेंट है तो थोड़ी जानकारी लोगों को चाहिए ही, कहां कहां पर ये होने जा रहा है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया। इसके बाद इसने पूछा है एक सवाल कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, ये कारण मतलब कथन है। और दूसरा कारण, चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। और इसमें फिर वही बात कि ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है, आर सत्य है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है आपका। अभी आप जो है मान लीजिए नामीबिया तक पड़े हुए हैं अफ्रीका से, कहां कहां से अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ गया है, बोत्सवाना से कैसे लाया जा रहा है, इंडिया ने और कहां कहां से कौन से जीव जंतु मंगाने का निर्णय किया है। एक नया शब्द चल रहा है इस समय, वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी, कि कैसे जो है वन्य जीव कूटनीति करके चीजों को ठीक किया जाए। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? डिकिन विश्वविद्यालय, ऐसे तो दुनिया में 75 विश्वविद्यालय हैं, सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में आपसे सवाल ये क्यों पूछा गया? ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा क्यों पूछा गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है
कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंपस। और दूसरा, इट इज बीइंग सेट अप इन महाराष्ट्र। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो अगर कोई भी बड़ा ऐसा, मान लो हम कहें एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, कोई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उन्होंने इंडिया के किसी एक स्थान पे अपना पहली बार सबसे बड़ा ऑफिस कोई खोला है, या कोई भी ऐसा विदेशी विश्वविद्यालय है जो इंडिया में पहली बार कुछ बड़ा कर रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है? अब देखो, भारतीय मूल के तो ये भी हैं, अभी जो जोहरान ममदानी है, मीरा नायर के बेटे हैं ये, है ना, और न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। इसमें सवाल में ऑप्शन है सैम डाल्टन, सुनील चोपड़ा, गौतम अडानी, नीरज पाटिल। यानी दुनिया के अलग अलग देशों में अगर कोई भारतीय महिला या कोई भारतीय पुरुष जो है भारतीय मूल का, अगर वो मेयर बना है या कोई कमिश्नर बना है, अभी कई ऐसी महिलाएं थीं जो अफगानिस्तान और ये क्या नाम है, बलूचिस्तान का जो एरिया है, इन सब में भी ऐसे कुछ लोग बने हैं जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद से 1 जनवरी, एक सेकेंड ये कट रहा है, 1 जनवरी 2005 के बाद से जन्मे या क्या है, मतलब ये है कि एक उनकी सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है। ऑप्शन है म्यांमार, ताइवान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इसका मतलब है कि कोई भी देश जिसने कुछ बड़ा इनिशिएटिव लिया, मैंने आपको बताया था, उसके बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे न्यूज हैं, अभी वो बाद में आएंगे जब मैं बताऊंगा आपको। ऐसे नॉर्मली आप इधर उधर खोजते रहेंगे, मैगजीन में भी खोजते रहेंगे, वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन ये है कि उसको हम सीक्वेंस में एक साथ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अगर 30-35 सवाल आ रहा है करंट अफेयर का, तो आप 25, मतलब आपका मिनिमम जो है सवाल गलत हो, ऐसा कुछ रणनीति बन जाए। ठीक है। एक सवाल इसमें पूछा गया है कि 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की? अभी करेंसी रिलेटेड कोई भी दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, वो भी आप जब भी ऐसी कुछ घटना होती है तो वो सवाल बनता है। आपको देखना पड़ेगा यूरो करेंसी से रिलेटेड, रेनमिनबी या डॉलर से रिलेटेड नई कुछ बातें आई हैं, और देशों की जो करेंसीज हैं, और जैसे बांग्लादेश में है, कौन से देश ने हटा दिया अपनी करेंसी से किसी का फोटो या चेहरा, इस तरीके की बातें इसमें हैं। इसके अलावा जो है ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया, तो उसमें पूछ रहा है किस दोष के आधार पर हटा दिया गया। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन वैसा ही है जैसा वो एप्स्टीन फाइल वाला है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने मूल विषय में, चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए, नेशनल पॉलिसीज इन न्यूज। नेशनल पॉलिसीज इन न्यूज, राष्ट्रीय नीति जो चर्चा में है। नेशनल पॉलिसीज इन न्यूज, पहली जो नेशनल पॉलिसी है जो चर्चा में है वो है नेशनल कोऑपरेशन या नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 यानी राष्ट्रीय सहकारिता नीति। पहली बार इंडिया में राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनी है 2025 में। इससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, सबसे पहले वो समझते हैं।
और उसके बाद मेन मेन पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। सहकारिता यानी सहकारी जो समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे देश में हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे काम करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स क्या हैं, किस किस टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करने के लिए भारत के पास क्या लेजिस्लेशन है, कौन सी बड़ी संस्थाएं हैं जो सहकारी समितियों को डील करती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइन का या एक एक पैराग्राफ का इंफॉर्मेशन चाहिए, मेंस के हिसाब से भी, है ना। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सहकारी जो समितियां हैं, ये जो है इनको मान्यता, संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भारतीय संविधान के किस पार्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पार्ट 9B में इसको जोड़ दिया गया है ना। ये सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। वो कौन से आर्टिकल्स हैं जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंशन रहेगा। आर्टिकल 243 में जो जेड से शुरू होता है और कहां तक रहेगा, वो भी सवाल यूपीपीसीएस में इस टाइप का पूछा गया है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आप पहले तो जानकारी नॉर्मल लेवल पे रखिए। ये विषय इकोनॉमी का भी है, इकोनॉमी में भी आप इसको पढ़ेंगे। एक सवाल आपसे इसमें पूछा जा सकता है पीटी में कि भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनक या कोऑपरेटिव सोसाइटी आंदोलन के फादर कौन रहे हैं। तो 1904 में फ्रेडरिक निकोलसन जो है उनको फादर कहा जाता है। तो फ्रेडरिक निकोलसन नाम याद रखेंगे आप, और ये पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा ये सवाल बन सकता है कि 1904 में ही सहकारी समितियों से संबंधित एक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, और उसके बाद जो है फ्रेडरिक निकोलसन को कुछ जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कुछ पॉलिसी वगैरह बनाई, इसीलिए भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जनक हैं वो हैं त्रिभुवन दास पटेल। त्रिभुवन दास पटेल जो हैं, इन्होंने अमूल को आगे बढ़ाया। अमूल जो ब्रांड है जिसको आप जानते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड माना जाता है। तो त्रिभुवन पटेल ने MS स्वामीनाथन हो गए, वर्गीस कुरियन हो गए, कुछ और ऐसे लोग थे, उन सब के साथ मिलकर के इन सब चीजों को आगे बढ़ाया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आप पढ़िए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर ऑटोनोमस एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ये स्वायत्त जो है संगठन होते हैं। वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक रूप से, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के लिए। स्वेच्छा से लोग आते हैं सोशल गोल के लिए, किसी सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चरल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमननेस के साथ आकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जैसे आप जो है वो बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, महिलाओं का अलग जो है ऐसा ग्रुप है, और इन सब के माध्यम से ये काम धाम करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इसमें। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो ऑटोनोमस फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, वॉलंटरी तरीके से सब होता है, ये सब डेफिनेशन में आता है। टाइप्स देख लीजिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत करने के लिए ये लाया गया है, और इसमें भारत सरकार ने जो लोगो, मतलब जो अपना स्लोगन दिया है, वो है सहकार से समृद्धि तक। सहकार से समृद्धि। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। तो इस पॉलिसी में कहा गया है कि इसमें सहकारी जो समितियां हैं या जो सहकारिता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, है ना, विकास में। क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारत में 8.44 लाख, यानी आप 8.5 लाख कह सकते हैं, 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स हैं, सहकारी समितियां हैं 8.5 लाख, इंक्लूडिंग इसमें 2 लाख जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, साख समितियां जो लोन वगैरह देने वाला होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, और 6 लाख इसमें नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं। 6 लाख हमारे देश में नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे हाउसिंग के सेक्टर में, डेयरी के सेक्टर में, फिशरीज में, ये सब। और ये सोशियो इकोनॉमिक ड्राइवर हैं। भारत में सामाजिक और आर्थिक जो विकास है
उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भूमिका। आप मेंस का एक आंसर भी बना सकते हैं कि इवेलुएट द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडियाज डेवलपमेंट, या इंडियन इकोनॉमी के विकास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भूमिका का मूल्यांकन करिए। ठीक है। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स वो होती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, जैसे लोन और सेविंग स्कीम्स। और जो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होती हैं, दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग इनपुट हो गया या हाउसिंग हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की बात करें तो पैक्स, PACS सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। घर जाकर के पढ़िएगा PACS क्या है, और ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं ये क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं। और नॉन क्रेडिट में डेयरी, मार्केटिंग, ये सब चीजें हैं। ठीक है। जरूरत क्यों पड़ी हमें सहकारी एक नीति लाने की? पहली बार इंडिया ने अपना राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई है, क्योंकि हमारी जो पुरानी राष्ट्रीय नीति थी 2002, वो मतलब आउटडेटेड हो गई थी और उसमें रेडिकल शिफ्ट की जरूरत थी, क्योंकि सहकारी समितियां जो काम कर रही हैं अब वो एक ऐसे दौर में काम कर रही हैं जब ग्लोबलाइजेशन अपने फुल स्विंग में है, जब डिजिटलाइजेशन अपने फुल स्विंग में है। तो डिजिटल तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज कामकाज करेंगी कि नहीं, उनका डिजिटल एम्पावरमेंट कैसे होगा, उनके जो आंकड़े हैं उनका डिजिटल अभिलेखन कैसे होगा, इन सब चीजों को करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। और इस पॉलिसी को लाने के लिए सरकार ने बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे प्रयास किया। इसके लिए पहले एक कमिटी बनाई गई थी, सुरेश प्रभु कमिटी। आपसे पूछ सकता है सुरेश प्रभु कमिटी किससे संबंधित है? ये 48 सदस्यीय समिति है। सुरेश प्रभु को ये काम दिया गया था कि आप पूरे देश भर में अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब सहकारी समितियों के फील्ड में काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, सेक्टर्स हैं, उन सब में वर्कशॉप करवाइए, रीजनल वर्कशॉप और मीटिंग्स करके आप इनपुट लीजिए कि कैसे ये जो नई पॉलिसी हम बनाएंगे इसमें क्या क्या चीजें रखी जाएं। तो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और उसके बाद इसको शुरू किया गया। ठीक है। अब इसमें इसका जो मिशन है वो थोड़ा सा जान लीजिए कि ये क्या करेगा। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब सहकारी ये जो नीति है, ये एक तरीके से एक लीगल इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएगा। इट विल क्रिएट एंड इनेबल लीगल, इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट विल स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूती देने के लिए अब कुछ वैधानिक उपाय, कुछ आर्थिक और संस्थागत उपाय किए जाएं, ये इसमें बात कही गई है। ठीक है। और क्या कहा गया है, लिखिए मत, सुन लीजिए। इसमें कहा गया है इस नीति में कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेक्टर को मजबूत करना है तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करना होगा। तो ये नीति टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर बल देती है, यानी प्रौद्योगिकी अंगीकार करना, इफिशिएंट लेवल पे टेक्नोलॉजी अपनाई जाए। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि जो भी फिनेंशियल नीड्स हैं, वित्तीय आवश्यकताएं हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। यूथ को इंस्पायर किया जाए कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज में काम करें। मतलब आज लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्टर में भी अपना प्रोफेशन रखें। इस चीज के लिए भी कहा गया है। और पूरे देश में एक सिस्टम बन जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 16 जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरी पॉलिसी के, 16, और 6 इसमें पिलर्स हैं, मिशन पिलर्स। जो मिशन है इसका, उसके 6 पिलर्स हैं और 16 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमें नहीं जानना है डिटेल में। खाली ये जानिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे देश में जितनी हैं उनका फाउंडेशन मजबूत हो, इसके लिए लीगल रिफॉर्म्स, कानूनी सुधार हो, बेटर गवर्नेंस हो, और एक्सेस टू फिनांस हो, और डिजिटलाइजेशन।
डिजिटाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर हो। इसमें वाइब्रेंसी को प्रमोट किया जाए, यानी बिजनेस इकोसिस्टम। जैसा मैं आपको हमेशा क्लास में कहता हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, अगर वो एक्टिवली काम नहीं करेंगे और पैसिव तरीके करप्शन में लगे हुए हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई तुम्हें हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस हिसाब से काम करो, तो ये सब जो चीजें होंगी, इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो बिजनेस इकोसिस्टम है देश में, ये सब टूट जाएगा। इसलिए कहा गया है कि प्रमोट किया जाए वाइब्रेंसी, और इसमें इसको रूरल सेक्टर तक जो है और ज्यादा मजबूत किया जाए। इनका फ्यूचर देखा जाए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज धीरे धीरे खत्म ना हो जाए देश से। 8.5 लाख ही तो हैं, 8.5 लाख कौन सी बहुत बड़ी चीज है। तो कोऑपरेटिव जो फ्यूचर है, इनका फ्यूचर बचाने के लिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो और कोऑपरेटिव स्टैक्स हो, इंक्लूसिविटी हो, और इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे इनमें बायोगैस, क्लीन एनर्जी, वेयर हाउसिंग और हेल्थ केयर के जो सेक्टर्स हैं, इसमें भी इनको जोड़ा जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। ठीक है, ये सब देख लेना भाई। डिजिटलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस किया जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डेटाबेस है, कोऑपरेटिव सेक्टर का जो डेटाबेस है, वो रियल टाइम बेसिस पे कलेक्ट हो सके, इन सब चीजों पर काम किया जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो गया पहला टॉपिक। ठीक है, अब आप आइए दूसरे टॉपिक में, और वो है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025। 2025 में भारत सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है। क्रिटिकल मिनरल शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सुना है। इस सेक्टर में भारत को क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। लिख लीजिए एरो लगा करके। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का, कि भारत को क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि भारत में कहीं है क्रिटिकल मिनरल, तो उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। कई ऐसे जगह हैं जहां पता ही नहीं है कि क्रिटिकल मिनरल हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इस मिशन की सफलता है वो किस पर निर्भर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भूगर्भ शास्त्र है ना जिसको कहते हैं, वो इसमें आगे बढ़ेगा। और इसको बोला गया है कि 1200 एक्सप्लोरेशन, ये डेटा याद रखो, 1200 एक्सप्लोरेशंस का टास्क दिया गया है। 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे पूरे देश भर में 2024-25 से लेकर, ये डेटा इंपॉर्टेंट लिखो, 2024-25 से लेकर 2030-31 तक। 2024-25 से 2030-31 तक 1200 एक्सप्लोरेशंस के माध्यम से ये देखा जाएगा कहां कहां भारत में क्रिटिकल मिनरल है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने, भारत सरकार के खान मंत्रालय यानी माइन मिनिस्ट्री ने नवंबर 2022 में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है। 30 को अंडरलाइन कर लिए करिए, ये पूछा जा सकता है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स की 30 की पहचान की है। ठीक है, और ये सब जो है एक हमारा एक्ट है हमारे देश में, उसको बोलते हैं MMDR एक्ट 1957, MMDR एक्ट 1957, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है आइडेंटिफाई करके ये बताया गया है कि हमारे पास 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और
इन क्रिटिकल मिनरल्स को खोजने के लिए, इन पर काम करने के लिए भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बनाया जाएगा। इस मिशन में क्या कहा गया है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, ये क्या करेगा? ये रेगुलरली अपडेट करेगा। क्या अपडेट करेगा? मिनरल लिस्ट, कि हमारी मिनरल लिस्ट ये है, अभी हमारे पास ये मिनरल्स हैं, और ये पूरी स्ट्रेटेजी को गाइड करेगा देश में क्रिटिकल मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल मिनरल का क्या इंपॉर्टेंस है? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल्स, सोलर पैनल के लिए क्रिटिकल मिनरल चाहिए। विंड टर्बाइंस, विंड टर्बाइंस, आपको बिजली बनानी है, विंड टर्बाइंस। तीसरा ईवी, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके लिए चाहिए। चौथा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी को स्टोर करना है तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इनका एप्लीकेशन है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। अब आप लिखिए सोलर एनर्जी में कौन से क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल होता है? सोलर एनर्जी या सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी में, सोलर पैनल्स में कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं? यही सब पे तो हम निर्यात, मान लो हम आयात कर रहे हैं, हमारे पास ये सब चीजें आए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चीन और अमेरिका ये सब मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। तो पहले है, नहीं वो नहीं है, सिलिकॉन, सिलिकॉन पहले लिखिए, SILICON, सिलिकॉन। दूसरा है गैलियम, गैलियम GALLIUM। आपको याद है कि अभी कुछ समय पहले चीन ने गैलियम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया था, बोला कि यूएस में गैलियम हम नहीं भेजेंगे, तो ये इसीलिए काम किया गया था। नेक्स्ट है इंडियम, INDIUM, इंडियम। और एक और लिख लीजिए, टेलुरियम, टेलुरियम, TELLURIUM। ठीक है, ये सब फोटोवोल्टेइक जो सेल्स हैं सोलर पैनल्स के, उसके लिए जरूरी है। अब आइए आप विंड एनर्जी, विंड एनर्जी अगर आप करने जा रहे हैं, विंड एनर्जी है हमारे देश में, तमिलनाडु में है, इन सब जगहों पर है, गुजरात में टरबाइंस चलते हैं, है ना। तो विंड मिल्स जिसको आप कहते हैं, वो विंड मिल कैसे चलेगा, उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगेंगे, तो वो कंपोनेंट्स हैं डिस्प्रोसियम, DYSPROSIUM, डिस्प्रोसियम। और दूसरा है नियोडिमियम, नियोडिमियम, NEODYMIUM। ये दोनों जरूरी हैं, परमानेंट ये मैग्नेट्स हैं। These are used in permanent magnets for wind turbines. विंड टर्बाइंस में परमानेंट मैग्नेट्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत कहता है कि हम विंड एनर्जी कैपेसिटी को 42 गीगावाट से बढ़ा करके 140 गीगावाट कर देंगे 2030 तक। अभी इंडिया का कितना है? 42 GW लिखिए, 42 गीगावाट, बढ़ा के कितना करेंगे हम? 140। कब तक? 2030 तक। तो ये इंडिया का जो टारगेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर हम कहें सोलर कैपेसिटी इंडिया की करेंटली कितनी है? सोलर
64 गीगावाट, 64 गीगावाट, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, हमारे देश में जो फेम 1, फेम 2 और अलग अलग सब स्कीम्स चल रहे हैं ईवी के लिए, उसमें कौन कौन सा क्रिटिकल मिनरल लगता है? पहला है लिथियम, लिथियम आयन बैटरी, दूसरा है निकेल, NiCkel, और तीसरा है कोबाल्ट, कोबाल्ट। ये सब मटेरियल, ये जो तीनों आपने लिखा, दीज आर यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। और इसलिए भारत सरकार ने अपने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन में इस पर बात किया है कि भारत 6 से 7 मिलियन ईवी बनाएगा 2024 तक। अब आ जाइए लास्ट में एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोर करना है अगर आपको, तो आपको कौन सा क्रिटिकल मिनरल चाहिए? लिथियम आयन बैटरी ही इसमें यूज होता है स्टोरेज के रूप में। तो इसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है। अब ध्यान से लास्ट में एक दो लाइन और सुनिए। यानी जो क्रिटिकल मिनरल का जो सप्लाई चेन है, क्रिटिकल मिनरल का एक आपूर्ति श्रृंखला अगर ठीक से बनी रहेगी, हमें मिलता रहेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है जहां जहां से हम ये सब चीजें मंगाते हैं। और अगर मान लो नहीं मिला तो हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे, ईवी वाला या सोलर पैनल, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जो इतनी बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने इलाकों में खोजना पड़ेगा। और भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है। आप हमेशा देखते रहते होंगे कि अनएक्सप्लोर्ड जो है नेचुरल गैस का भंडार है इस एरिया में। बहुत से जगहों पर कहा जाता है यहाँ पर इतना ज्यादा शेल गैस है, ठीक से खोजा जाए तो पूरा काम हो जाएगा। अभी गोल्ड का एक इतना बड़ा भंडार अमेरिका में खोजा गया कि उसका कोई सीमा नहीं है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी उससे मजबूत हो जाएगी, है ना। और उसके अलावा जो है लिथियम, लिथियम का भी अभी चाइना में बहुत बड़ा भंडार खोजा गया है, इससे वो भी बहुत आगे जा सकता है। तो ये सब देश खोज रहे हैं अपने अलग अलग एरियाज में, भारत भी खोजेगा तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये पॉइंट को आप कहां और ऐड कर सकते हैं इकोनॉमी में? आप बता सकते हैं कि अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, या आपको अपनी इकोनॉमी में मजबूती लानी है और ट्रेड डेफिसिट वेफिसिट कम करवाना है, तो ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे पर्यावरण संरक्षण का भी काम होगा। अब लिखिए, समय तो हो गया है लेकिन एक और कर लीजिए, कल करेंगे फिर। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, हमें कम से कम 8 से 10 जो 2025 में नेशनल पॉलिसीज आई हैं उन सब पर बातचीत कर लेनी है। इससे आपका पीटी मेंस दोनों तैयार होगा इस विषय पे, और उसके बाद हम स्कीम्स पे बात कर लें, यूपी में स्कीम्स और प्लस उसके साथ साथ नेशनल लेवल पे स्कीम्स, तो हमारा एक बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। लिखिए, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है? पहले लिखिए, इसने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को रिप्लेस किया है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 हैज बीन डिक्लेयर्ड आउटडेटेड, ठीक है। ये इसलिए भी लाया गया है पॉलिसी क्योंकि इंडिया एक ऐसा सिस्टम अपने यहां बनाना चाहता है कि इंडिया एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बने, एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बने। क्योंकि आप देखिए, कॉमनवेल्थ का गेम भारत कहेगा कि हम हैदराबाद में यहाँ कराएंगे, वैसे कराएंगे। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जो ओलंपिक गेम्स हैं 2036 में, वो इंडिया में कराए जाएं। तो आपके पास एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं? दुनिया भर के देश आएंगे, अब उसेन बोल्ट आएगा और यहाँ पे उसको दौड़ना है, आपके पास वो ट्रैक नहीं है। इन सब चीजों पर काम करना होगा। इसलिए भारत ने सोचा कि एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आते हैं कि हमारे यहाँ के टैलेंट भी विकसित हों और वो इंटरनेशनली जो है लोगों को compete कर पाए। तो इसमें भारत सरकार ने सबसे पहली बात तो ये जानिए
कि इस पॉलिसी में जितने हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय, नीति आयोग, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एथलीट, डोमेन एक्सपर्ट्स, इन सब से सुझाव मांगा और सुझाव मानने के बाद कुछ पिलर्स बताए, 5 पिलर्स बताए हैं इस पॉलिसी के कि 5 मुख्य आधार स्तंभ होंगे हमारी इस पॉलिसी के। पहला इनका है एक्सीलेंस ऑन दी ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज पर एक्सीलेंस, ग्लोबल स्टेज पर एक्सीलेंस, ठीक है। स्ट्रेंथन करना है इसमें क्या, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को, कि हम इतने स्पोर्ट्स प्रोग्राम करें, कभी हम T20 कर रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं, लेकिन खाली क्रिकेट ही नहीं, हम फुटबॉल में, खो खो में, कबड्डी में, दुनिया भर के अलग अलग जो गेम्स हैं, इन सब गेम्स को आगे बढ़ाएं, आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें टैलेंट को। इसमें कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव लीग्स। भारत जो है कॉम्पिटिटिव लीग्स बनाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव लीग्स एंड कॉम्पिटिशंस, ठीक। स्पोर्ट्स इंफ्रा डेवलप किया जाए रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज में दोनों। आप गांव में अपने जाइए तो गांव में भी आपको स्टेडियम छोटा मोटा और वहां पे ट्रेनिंग सेंटर वगैरह मिले। अब पता चला शहरों में जा रहे हैं सीखने, आप जो है आपको बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, कुछ है ही नहीं व्यवस्था, स्विमिंग करनी है, गांव में तालाब में चले जाइए, नहाते रहिए उसी में, है ना, पोखरे में भैंस के ऊपर बैठ के। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है वर्ल्ड क्लास सिस्टम बनेगा भारत के लिए। ट्रेनिंग के मामले में हम वर्ल्ड क्लास सिस्टम दें। कोचिंग के मामले में, कोचिंग मतलब कोच करना, ये कोचिंग नहीं आपकी, ठीक है। और होलिस्टिक एथलीट सपोर्ट, एथलीट सपोर्ट, जो भी एथलीट है उसको इतना सपोर्ट मिले कि उसका जो बेस्ट है वो बाहर निकल सके, ठीक है। इसमें कहा गया है कि हमारे देश में स्पोर्ट्स तब तक एक असेट नहीं बन, इसको असेट बनाना है, कमाई होने लगे खूब, इतना बड़ा ये बिजनेस है, लेकिन ये तब होगा जब हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स जो फेडरेशंस हैं उनका गवर्नेंस मॉडल ठीक होगा। उसमें करप्शन है, बीसीसीआई है, आईसीसी है, तमाम ऐसे संस्थाएं हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, पता चला कि उनके बेटे बेटियां उसमें जो है चेयरमैन बने हुए हैं, करप्शन का काम सब कर रहे हैं। तो नेशनल जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनका गवर्नेंस मॉडल जितना बेहतर होगा उतना ज्यादा बेहतर हमें परिणाम मिलेगा। फिर इसमें कहा गया है कि इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, हमारे देश में स्पोर्ट्स साइंस लाया जाए, है ना, स्पोर्ट्स साइंस, खेल विज्ञान। आप जानिए कि हर खेल की टेक्निक है और जितनी एडवांस टेक्निक है वो सब जानना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने खिलाड़ियों को उस लेवल पे पहुंचा सकेंगे। ऊंची कूद, लंबी कूद, छोटी कूद, बड़ी कूद, है ना, कूद कूद। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के फील्ड में काम बढ़िया किया जाएगा। स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि आपने डोपिंग सुना है, आपने सुना है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो खेल जीतने के लिए खेल भावना और प्रतिस्पर्धा को साइड में रख देते हैं और कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज करते हैं कि उनमें इतनी उत्तेजना आ जाए कि दौड़ना था 400 मीटर और एक ही बार में, हाँ, हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपी बाढ़ी लाग आकाश। हाँ, अभी इस पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, वो इस साल जो है यूपीएससी में वो आएगा, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी हम फ्रांस के साथ जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, ये भी लिख लीजिए। इंडिया फ्रांस रिलेशन में हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन और एंटी डोपिंग टेस्ट वगैरह ये सब जो चीजें हैं इस पर भी कोऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है। छोटी मोटी चीज नहीं है स्पोर्ट, लेकिन एकदम फर्जी चीज बना दिया गया है। किसका सिलेक्शन होगा, जाति के आधार पर होगा, रीजन के आधार पर होगा, साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनके आधार पर होगा, तमाम सब ये सब प्रकरण है। दूसरा इसमें कहा गया है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा पिलर है
कि स्पोर्ट्स आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए स्पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिले, खेल पर्यटन, लोग आए इंडिया में और आकर के यहाँ बैठ करके स्टेडियम में देखें। जैसे जब फीफा होता है, फुटबॉल विश्व कप वगैरह, तो यहाँ से रोहित शर्मा चले जाते हैं, यहाँ से विराट कोहली भी जाते हैं, सचिन भी जाते हैं, दुनिया के सब लोग वहां, लेकिन वो आता है रोनाल्डो यहाँ आकर के बैठ के स्टेडियम में देख रहा हो, या फिर वो मेसी या और ऐसे जो भी प्लेयर्स हैं, वो क्यों नहीं आते? आपके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वैसी चीजें हों और आप उनको इम्प्रेस कर पाए, तब वो आएंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए, अगला है स्पोर्ट टूरिज्म हो गया। अट्रैक्ट मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स टू इंडिया, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं वो इंडिया में हो सके, इसके लिए अट्रैक्शन हो। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अब देखो आपके पास क्रिकेट बैट नहीं है, आपके पास अलग अलग किट्स नहीं, स्पोर्ट किट्स, पता चला कि मेरठ में कुछ जो है क्रिकेट के वो बनते हैं। भारत में कहां कहां कैसे कैसे इस मामले में भी एडवांसमेंट चाहिए कि स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो है बेहतर किया जा सके, इसकी भी बात इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत करना है तो इसमें दो चीजों को इंट्रोड्यूस करना होगा। एक है पीपीपी मॉडल, तो इस पॉलिसी में पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करे। और दूसरा कहा गया है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब स्पोर्ट्स सेक्टर में अनुदान, मतलब अपने कमाई का एक छोटा हिस्सा स्पोर्ट्स कल्चर के लिए दान देना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा मिले। हाँ, वो आप कंपनी अधिनियम 2013 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कितना देना है। इसके बाद इसमें एक और पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, टू एंगेज द इंडियन डायस्पोरा थ्रू स्पोर्ट्स। इंडियन डायस्पोरा को स्पोर्ट्स के जरिए एंगेज किया जाए, इंडियन डायस्पोरा को स्पोर्ट्स के जरिए एंगेज किया जाए। पोजिशनिंग स्पोर्ट्स एज अ वाइबल कैरियर ऑप्शन, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा स्पोर्ट्स को दिखाओ कि लोगों को लगे कि हाँ स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है कि नहीं? बहुत से लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों को शुरू में ही डाल देते हैं, तो आप देखो कि उनको उनके दिमाग में फिक्स है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसने मतलब बनारस के आसपास की बात है, उसने अपने, वो है शिक्षक मूल रूप से, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा उसने कमा लिया, कुछ ज्यादा ही मतलब। तो उसने क्या किया, अपने जितने भी बेटे बेटियां हैं सबको लगा दिया स्पोर्ट्स में, तो सब जो है इतने लेवल पे खेल रहे हैं। आईपीएल में उसको इस बार जो है बोला गया था, लेकिन बोली कम लगाई गई थी तो माना नहीं गया, ऐसा कुछ मामला आया था, तो लोग कर रहे हैं इस समय। नेक्स्ट, इसके बाद है इंडिजिनस और ट्रेडिशनल गेम्स को बढ़ावा। इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि कुछ ट्रेडिशनल गेम्स, जैसे कुछ लोग नाक से आवाज निकालते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, अब ये भी गेम है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है उसमें इंडिया गॉट टैलेंट में आते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे, मैंने एक व्यक्ति को देखा ऐसे कह रहा है मैं बांसुरी, हाँ वो बीन बजाता हूं ऐसे ऐसे करके तो ये सब। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि पार्टिसिपेशन, स्पेशली पार्टिसिपेशन, सुनिए भाई, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना वुमेन के लिए, जो महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है, शेरनियां, वो जो जीतती हैं जिनको कहा जाता है, जैसे ही जीतेंगी शेरनी बन जाएंगी, और थोड़ा सा मैच हार गई उसके बाद जो है बिल्ली बनाने लगते हैं लोग। एक दिन मैं देख रहा था कि एक गौतम गंभीर ने एक चौका मारा, है ना, पुरानी बात है, इतना मतलब तारीफ पे तारीफ झोंकने लगा वो जो कमेंटेटर था गौतम गंभीर का, और अगली ही बॉल पे वो आउट हो गया। इतनी बुरी आलोचना उसने करी एक साथ। पहले उसने खूब तारीफ किया, अरे अभी ये लोग बोलेंगे उभरता हुआ सितारा है,
अभी मान लो गिल एक 6 मार देगा, बोलेंगे अरे मिल गया भारत को एक बढ़िया ऐसा ऐसा कुछ करके, अगली बॉल पे आउट। खतरनाक है मामला। इसके बाद लिखिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, ट्राइबल कम्युनिटीज को भी स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया जाए। चक दे इंडिया में आपने देखा होगा, शाहरुख खान के सामने वो जो नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां आई थी, हो जो कह रही थी, है ना, उन सब के बारे में ये कहा जा रहा है। ट्राइबल कम्युनिटीज, अभी देखो द्रौपदी मुर्मू की जो ग्रैंड डॉटर है, वो जो है लकड़ी उकड़ी ले पता नहीं क्या लेकर के उनके बगल में सब प्रोटोकॉल तोड़ के वो बैठ के काम कर रही थी। ट्राइबल कम्युनिटीज के अलावा दिव्यांग, सबसे इंपॉर्टेंट है दिव्यांगों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए पैरालंपिक्स में कैसे उनको ट्रेनिंग मिलेगी। आप देखो आर्चरी में हाथ नहीं है और क्या क्या है, या पैर नहीं है, तमाम चीजें, और उसके बावजूद भी आर्चरी कैसे करी जा रही है। स्विमर्स हैं, बिना जो है शारीरिक अपंगता के भी वो किस तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं। आपने वो एक बीच में चंदू, हाँ चंदू चैंपियन आई थी, वो भी बढ़िया थी, ठीक लगा होगा आप लोगों को, है ना। बस करें आज के लिए इतना ही, कल करते हैं फिर। धन्यवाद। ये चल रहा है अभी, बंद है।